हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 12th हमारी बिजनेस स्टडीज की पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने अब इतना तो समझ ही लिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट कैसा होता है। यानी कि हमने मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स यानी कि जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज जो टॉपिक हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं इस क्लास में, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए अपने इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जो हम सभी लोगों के अपने लाइफ के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। हर एक फेज जो होता है हमारी लाइफ का, वो हमें एक नया गोल देता है और उसी गोल, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आज की डेट में मेरा ऑब्जेक्टिव है एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर बनना, जहां पर हर एक बच्चे के दिलों में एज अ टीचर मैं अपनी एक जगह बना सकूं, जहां पर बच्चा जब भी बात करे कि बिजनेस स्टडीज में सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है तो वहां पर मेरा नाम हो, जहां पर अकाउंटेंसी में अगर नाम लिया जाए तो मेरा नाम हो और अगर इकोनॉमिक्स में भी लिया जाए तो भी मेरा नाम हो। यानी कि मैं एक कॉमर्स की फील्ड में एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहती हूँ। तो अब मेरे जितनी भी एक्टिविटीज में यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, जो भी मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है। मेरा हर एक स्टेप उसी गोल की तरफ चल रहा है। यानी कि अब मेरी लाइफ का ये उद्देश्य है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। यानी कि वो मेरा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो मेरा एंड पॉइंट है, जहां तक पहुंचने की मैं कोशिश कर रही हूं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब खोला जाता है तो वो किसी ना किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए खोला जाता है। अब मैंने जो अपनी लाइफ का ये गोल सेट किया, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अभी उस गोल तक पहुंचने के लिए मैं बहुत दूर हूँ। अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, बट मैं कोशिश भी ना करूं ये तो सही बात नहीं है ना। तो मैंने गोल सेट कर दिया है और उसको कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। अब तरीके से हर एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के कुछ गोल्स होते हैं। अब यानी कि गोल्स के बारे में हमने क्या समझा? हमने गोल्स के बारे में ये समझा कि गोल्स वो एंड पॉइंट है जिसको एक मैनेजर अचीव करने की कोशिश करेगा। किसके थ्रू? अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू। किसी भी कंपनी का गोल हो सकता है कि उन्हें आने वाले 3 साल में अपना मार्केट शेयर 30% तक इंक्रीज करना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो वो उनका गोल है कि किस तरीके से वो 30% मार्केट शेयर अपना अचीव करेंगे। तो अब उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो उस 30% शेयर को कैप्चर करने के लिए होंगी। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। अब मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो 3 गोल्स हमारे सामने? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, PERSONNEL, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या आप इसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है। इसका दूसरा नाम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है और आप इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के नाम से ये आ जाता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलूं या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते क्या है? स्टार्टिंग में हमने अपना काम करना शुरू किया। अब जब हमने अपना काम करना शुरू किया तो भाई सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस मार्केट में, जिस मार्केट में हम एंटर हुए हैं, हम उस मार्केट में अपने पैर जमा लें, लोगों के बीच में एटलीस्ट हमारा एक नाम आना शुरू हो जाए।
लोगों के कानों तक हमारा नाम पहुंच जाए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये भी कोई बिजनेस है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ये भी कोई कंपनी है जो मार्केट में काम कर रही है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट के अंदर, तो पहले हमें लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनानी है। आते ही घुसते ही आप प्रॉफिट सोचोगे यार प्रॉफिट अर्न कर ले, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल की। सर्वाइवल का मतलब होता है कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहां पर अपनी एक पहचान बना लेना, और उस पहचान को बनाने के लिए आपको कम से कम इतना रेवेन्यू तो अर्न कर लेना है कि आप अपनी कॉस्ट को कवर अप कर सको। ठीक, क्या कहा मैंने कि आपको इतना रेवेन्यू अर्न कर लेना है कि आप अपनी कॉस्ट को कवर अप कर सके। यानी कि अगर मैं सर्वाइवल की बात करूं तो सर्वाइवल इज अ सिचुएशन इन विच अ बिजनेस इज अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। यानी कि उनकी जेब में से जितना पैसा निकल रहा है उतना ही पैसा उनकी जेब में आ भी रहा है, इस सिचुएशन को हम सर्वाइवल कहेंगे, ठीक है। बट सर्वाइवल कब तक सिर्फ सर्वाइवल से हम काम चलाएंगे? बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस ही नहीं है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होना जरूरी है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है, उसे उतना ही जरूरी किसी भी बिजनेस के लिए उसका प्रॉफिट है। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट जरूरी है टू कवर द रिस्क एंड कॉस्ट। किसी भी बिजनेस के अंदर आपको पता है रिस्क होता है, उस रिस्क को क्या चीज कवर करेगी? उसका प्रॉफिट। आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा खर्च कैसे करोगे? जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे। तो दैट मीन्स यहां पर हमें सिचुएशन चाहिए कि रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। अब हमें सिर्फ अपनी जेब में खर्च किया हुआ पैसा जो है सिर्फ उतना ही रेवेन्यू नहीं अर्न करना है, उससे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करना है। अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें 150 रुपए चाहिए, हमें 120 रुपए चाहिए, हमें 200 रुपए चाहिए। कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करना इज प्रॉफिट, विच इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी बिजनेस। ठीक, तो चलिए हमने प्रॉफिट भी कमा लिया है। अब बस वही बात आ गई ना कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हम कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है इसी के अंदर, ग्रोथ। हम सिर्फ जहां पर है वहीं तक ही नहीं रुकना चाहते ना, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम एक ब्रांच के साथ हैं, कल को हमें दूसरी ब्रांच भी चाहिए, तीसरी ब्रांच भी चाहिए। आज एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, कल को 2 प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं। आज हम 100 कस्टमर्स के साथ हैं, कल को हमें 1000 कस्टमर चाहिए, 2000 कस्टमर चाहिए, 10,000 कस्टमर्स चाहिए। दैट मीन्स हम बात करते हैं ग्रोथ की। अब ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है? ग्रोथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, in terms of number of product produced or sold, in terms of number of employees working in your organizations। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। So these 3 are the important organizational objective। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? These objectives aim at the prosperity and the growth of the organization। Generally it is assumed that the profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा माना जाता है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है, बट इट इज नॉट ट्रू। मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन द वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द मैनेजमेंट। तो बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 3 हमने पढ़े, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। अब बच्चे नाम से देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा। जब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। कोई भी बिजनेस बिना सोसाइटी के रन नहीं किया जा सकता। हम अपने इनपुट भी वहीं से लेते हैं, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी वहीं से लेते हो, हम अपना आउटपुट भी वहीं जाकर सेल कर रहे हैं सोसाइटी में अपने कस्टमर्स को। तो क्या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो बिना सोसाइटी के चल सकता हो? क्लास 11th में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ के आए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो सेम यही बात हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि हमें अपने कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं। तो उसमें कौन कौन से, कुछ हमारे पास यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि सही क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है एक अच्छी प्राइस पर। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिविक एक्टिविटीज, यानी कि हम बेसिक अमेनिटीज दे सकते हैं। अमेनिटीज मींस द बेनिफिट टू द सोसाइटीज, जैसे कि स्कूल्स बनवा दिए, क्रैचेस खुलवा दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, हम ये काम भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करने का हम काम कर रहे हैं। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
या हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये कुछ हमारे मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जिसको अचीव करने की हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है। हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के दो और भी नाम हैं जो आप लिख लीजिए यहाँ पे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, पर्सनल मींस एम्प्लॉयज, और इसे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि किसी एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव के बारे में जब हम बात करते हैं। तो बेसिकली तीन नाम हो गए, पर्सनल, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी नाम से आए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको आप फटाफट से। अब बच्चों देखो यहां पर नाम से ही ऑब्जेक्टिव का काम पता चल रहा है। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव था तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, सोशल ऑब्जेक्टिव था तो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है तो किसी एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव, किस पर्सन के, एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, किसी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने उस एम्प्लॉय की नीड को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बच्चे जो चीजें मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ना, आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पर अलग से ऐसे मेंशन नहीं हुई है, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो हमने अपने एम्प्लॉय की नीड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई पहली नीड तो है उसकी फाइनेंशियल नीड, पहली नीड क्या है उसकी, फाइनेंशियल नीड। दूसरी नीड है उसकी सोशल नीड, और तीसरी नीड है उसकी हायर लेवल नीड, ठीक है। तो ये 3 नीड्स हो गई। पहली नीड कौन सी है, पर्सनल नीड, पहली नीड कौन सी है, फाइनेंशियल नीड, दूसरी कौन सी है, सोशल नीड, और तीसरी कौन सी है, हायर लेवल नीड। अगर अब मैं फाइनेंशियल नीड की बात करूं, भाई आप खुद बताओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने भी जा रहे होगे या फॉर्म भी फिल कर रहे होगे ना, आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा, अभी तो खैर आप नहीं जॉब वॉब कर रहे हो, लेकिन जब कल को जाओगे या अपने रिलेटिव या किससे ही बात करोगे, बड़े भाई बहन से, तो ये चीज वो आप लोगों को समझाएंगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि जब वो फॉर्म फिल करते हैं या जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले माइंड में पता है क्या होता है, सैलरी। हम काम कर ही क्यों रहे, हम पैसों के लिए तो काम करते हैं ना। तो सबसे पहली नीड हमारी फाइनेंशियल नीड में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, द कॉम्पिटिटिव सैलरी, कि हमें अच्छी सैलरी मिले। और सैलरी के साथ साथ उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं यानी कि पर्क्स, उन बेनिफिट्स को क्या बोला जाता है, अदर बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के साथ, उसे हम बोलते हैं पर्क्स, PERKS। वो जो खाने वाली पर्क है ना, स्पेलिंग तो वही है लेकिन के अंदर, तो पर्क का मतलब पर्क्स का मतलब होता है द अदर बेनिफिट्स रिलेटेड टू योर जॉब, यानी कि इंसेंटिव प्लान्स कैसे हैं, किस तरीके से इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग फाइनेंशियल नीड में देखते हैं, क्योंकि हमारी पहली नीड ही है फाइनेंशियल नीड। जब फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाती है, यानी कि हमारी पैसों की जो प्रॉब्लम, जो पैसों की नीड थी वो पूरी हो गई, आगे बढ़ते हैं सोशल नीड की तरफ। सोशल नीड का मतलब होता है सोसाइटी से रिलेटेड नीड, यानी कि सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाना, जगह बनाना इन द सेंस कि हमारे जो आसपास जो लोग हैं उनके बीच में हमारा एक अलग ही स्टेटस है, एक अलग ही रिस्पेक्ट है। अभी बहुत सारे लोग एक ग्रुप में रहते हैं, लेकिन उस ग्रुप में भी कहीं ना कहीं एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस ग्रुप में चलती है, क्यों, क्योंकि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा एक रिस्पेक्ट क्रिएट करना इज सोशल नीड, और उसमें हम बात करते हैं पीयर रिकॉग्निशन की। देखो यहाँ पर C और D पॉइंट आपको जो दे रखे हैं वो सोशल नीड के ही है। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप में अपनी एक पहचान बनाना, अलग से एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना, अपने कोलीग्स के बीच में रिस्पेक्ट क्रिएट करना, एक सोसाइटी में अपनी एक रिस्पेक्ट क्रिएट करना, तो वो हमारी दूसरी नीड है। अब जब सोशल नीड पूरी हो गई तो हम चलते हैं हायर लेवल नीड की तरफ, और जब हम हायर लेवल ऑफ नीड की बात करते हैं ना, तो वहां हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम अपने करियर के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमोशन। हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम जिस जॉब, जिस पोजीशन पे आकर टिक गए हैं वहीं पे रहें, हम अपना प्रमोशन चाहते हैं। आज अगर मैं जस्ट एक PGT हूँ, कल को मैं चाहती हूँ किसी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बनूं, प्रिंसिपल बनूं, हो सकता है मालिक भी बन जाऊं। तो ये मेरे हायर लेवल ऑफ नीड है कि मुझे आगे तक जाना है, सिर्फ यहीं तक नहीं टिकना है, ठीक है। तो ये 3 नीड्स थी, कौन कौन सी, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड और हायर लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है। तो किसी भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये तीनों नीड उसके अंदर आती हैं। अब ना क्या होता है कि एक लड़ाई हो जाती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में। देखो
एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि भाई उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हो जाए, और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि भाई उसके गोल्स अचीव हो जाए। तो यहाँ हमें इस तरीके से चीजों को डिजाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा गोल सेट कर सकते हैं कि हमने कहा अपने प्रोडक्शन मैनेजर को कि देखो प्रोडक्शन मैनेजर, अगर आपने इस बार 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट अचीव कर लिया, मंथली 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टारगेट अचीव कर लिया, तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे। अब प्रमोशन एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव हो गया, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी करना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो यहां हमने दोनों को रिकंसाइल किया कि हमारा एम्प्लॉय अपने गोल को अचीव करते करते ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव कर जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हुआ, एम्प्लॉय का भी फायदा हुआ। तो ये तीन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी मैनेजमेंट के होते हैं। सब कुछ कवर अप कर लिया यहाँ इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।